हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी ए शमी सलूजा। देखिए, आज इस लेक्चर में हम लोग IAS 33 को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो डिप्लोमा इन IFRS के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली ये वाला जो इंड एस है, ये जो IFRS है, IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33, बेसिकली बात करता है कि किस तरीके से आपको अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन करना चाहिए। तो इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको आज अर्निंग पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा है। सो ये 3 पार्ट्स में ये लेक्चर गवर्न होता है। आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहले इसके ऑब्जेक्ट को समझते हैं IAS 33 के, और किस तरीके से अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले IAS 33 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, सो IAS 33 बात करता है कि किस तरीके से आपको अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन करना चाहिए। सो अर्निंग पर शेयर के कैलकुलेशन से पहले हमें कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर जो है उसके लिए शेयर कौन से कंसीडर किए जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली जो शेयर्स की 2 कैटेगरी होती है। एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर में हम बात करें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि कॉमन शेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। यूएस गैप जो है इक्विटी शेयर्स को कॉमन शेयर होल्डर के नाम से जानता है। लेकिन अगर हम IFRS के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, सो IFRS इसको इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करता है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स मींस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दैट आर सब ऑर्डिनेट टू ऑल अदर एसेट्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सो अगर हम बात करें कि जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब अगर इस टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ही क्या है, इक्विटी पोर्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको इक्विटी को भी समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विटी, लेकिन वो एक अलग चैप्टर का पार्ट होता है। सो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी शेयर जो कि कॉमन शेयर होल्डर होते हैं, उनके लिए ही अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन किया जाता है। तो अर्निंग पर शेयर, द EPS कैलकुलेशन फोकस ऑन दीज शेयर एज दे आर रेसिडुअल इन नेचर। अब देखिए, एक वर्ड आ रहा है रेसिडुअल इन नेचर। सो रेसिडुअल इन नेचर का मतलब ये होता है कि जब कंपनी में, अगर मान के चलिए कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, तो सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का पूरा पेमेंट किया जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट किया जाता है, और प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट करने के बाद कुछ अमाउंट अगर बच जाता है, जो रेसिडुअल वैल्यू बच जाती है, वो अल्टीमेटली हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉमन शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनको सबसे एंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट्स वाई ये रेसिडुअल इन नेचर कहलाते हैं। ऑर्डिनरी और कॉमन शेयर होल्डर शेयर इन द रेसिडुअल अर्निंग आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड ऑन अ प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसीलिए इसको रेसिडुअल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेट करना है। तो अर्निंग पर शेयर के कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिसको कि हम एक एक्सेल शीट के थ्रू बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन करना है। यहाँ मैं आपको 2 टर्मिनोलॉजी भी सिखाने वाला हूँ। चलिए, तो IAS 30 के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन करना है। सो यहां हम बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर। सो ध्यान रखिए, जो अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन है वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कभी भी EPS का कैलकुलेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए नहीं किया जाता। हमेशा जो EPS है वो इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको कि यूएस गैप में क्या बोला जाता है, कॉमन शेयर होल्डर्स, कॉमन शेयर्स उनको बोला जाता है। तो अगर आपको अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अर्निंग
देखिए मैंने साथ में लिखा एट्रीब्यूटेबल, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर। सो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं डिवाइड के लिए यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ कि अगर आपको अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर। सो ये दोनों टर्मिनोलॉजी को हम इस छोटे से वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ड लिखा है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ बात हो रही है रेसिडुअल अर्निंग्स के बारे में। सो रेसिडुअल अर्निंग का मतलब होता है कि जो भी आपने नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया है, नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले आप माइनस कर देंगे टैक्स, जो भी आपका इनकम टैक्स है, और दूसरी चीज़ आप माइनस करेंगे यहाँ पे डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो जैसे ही आप डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस कर देते हैं तो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद जो रेसिडुअल अर्निंग बचती है वही हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रेसिडुअल अर्निंग का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और इसी अर्निंग के बेसिस पर हमें ईपीएस का कैलकुलेशन करना होता है। तो नेट प्रॉफिट में से आप टैक्स माइनस करेंगे और डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी माइनस करेंगे। अब मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर के रिस्पेक्ट में मैं अपलोड कर चुका हूँ कि सर डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो मैं यहाँ से एक बार छोटा सा इसका रिकैप दे देता हूँ। तो प्रेफरेंस शेयर जो है ना वो दो कैटेगरी में बांटेगा, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आपने चाहे डिविडेंड को डिक्लेयर किया हो या ना किया हो, आपको इनकम एट्रीब्यूटेबल, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का कैलकुलेशन करने के लिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो डिविडेंड है इन एनी केस, किसके केस में, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो चाहे आपने डिक्लेयर किया हो, डिक्लेयर और नॉट, आपको उसको क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम सिंपल लेमन टर्म में समझें तो ये कहना चाहते हैं, देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का जो पर्पस होता है ना कि उनके ऊपर अगर आपने किसी एक साल में डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, अगर आपने उनको किसी ईयर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, सो वो डिविडेंड उनका हो जाता एरियर, और इस एरियर डिविडेंड को आपको आने वाले समय में क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। तो दैट्स वाई एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन करते समय क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड चाहे आपने उसको डिक्लेयर किया हो या ना डिक्लेयर किया हो, आपको माइनस करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्योंकि क्यूमुलेटिव हो जाता, अगर इस साल नहीं पे किया तो आपको उसको अगले साल पे करना होता है। इसी तरीके से जो नॉन क्यूमुलेटिव है आप उसको तभी सब्सट्रैक्ट करेंगे जब व्हेन डिक्लेयर, अगर डिक्लेयर्ड नहीं किया है सो आप कभी भी नॉन क्यूमुलेटिव का डिविडेंड अर्निंग एट्रीब्यूटेबल कैलकुलेट करते समय सब्सट्रैक्ट नहीं करते। उसका सिंपल रीज़न देखिए गाइस, नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि किसी टाइम आपने उनको अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं दिया तो वो एरियर नहीं हो जाता, वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो जो डिविडेंड लैप्स हो जा रहा है
उसको आप कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इफ़ नॉट डिक्लेयर। तो सर नॉन क्यूमुलेटिव का जो डिविडेंड है वो आपने तभी माइनस करना है जब ये डिक्लेयर किया जाता है। तो आने वाले लेक्चर में मैं इसके ऊपर और डिटेल एग्जांपल बताऊंगा। अभी आपको फॉर अ टाइमिंग ये समझना है कि क्यूमुलेटिव का चाहे डिक्लेयर किया हो या ना किया हो माइनस करना है, और नॉन क्यूमुलेटिव में जब आपका डिक्लेयर किया होता है तभी आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट में से टैक्सेशन और डिविडेंड माइनस करने के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल अर्निंग, और इसी अर्निंग को हम बोलते हैं इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ऊपर आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और उसके जस्ट नीचे आएगा वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। सो अब हम एक वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ साथ बेसिक ईपीएस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बेसिक अर्निंग पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको हम समझने जा रहे हैं। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए मेरी अर्निंग मेरे को ऑलरेडी दी हुई है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर, लेट्स से वो 5 लाख। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मान के चलिए मेरे पास शेयर, अब मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग। तो वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर 5 लाख गिवन है। मान के चलिए आपके पास आपका स्टार्टिंग ईयर था जनवरी, बिगिनिंग फर्स्ट जनवरी से 31 दिसंबर आप ईयर मेंटेन करते हैं, और 1 जनवरी 2020 यहाँ आपके पास नंबर ऑफ शेयर थे 50,000। सपोज दैट ये नंबर ऑफ शेयर है ना, क्वांटिटी। उसके बाद आपने 30 जून को, लेट से 30 जून 2020 को 15,000 शेयर और इशू कर दिए, यहाँ मैंने लिख दिया इशू। और उसके 3 महीने बाद 30 सितंबर को आपने इस 15 में से 5,000 को क्या कर लिया है, बायबैक कर लिया। बायबैक का मतलब होता है कि आपने अपने शेयर को क्या कर लिया है, वापस खरीद दिया। तो हमें यहाँ पे टाइम का वेट देते हुए किस तरीके से ईपीएस को कैलकुलेट करना है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग कैसे निकालना है। सो एक मैं प्रोडक्ट मेथड आपको सिखाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट मेथड। सो गाइस देखिए प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है 1 जनवरी। 1 जनवरी को आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे, नंबर ऑफ शेयर यहाँ मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ शेयर है ना, नंबर ऑफ शेयर में लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। नंबर ऑफ शेयर सर हमारे पास स्टार्टिंग में थे 50,000। सो गाइस आपको यहाँ पे चेक करना है कि पहला चेंज कब आया है। तो 1 जनवरी से जो पहला फर्स्ट चेंज है वो है 30 जून को, मतलब कहीं ना कहीं 30 जून तक आपके पास 50,000 शेयर रहे थे एज इट इज़। तो जनवरी से जून तक कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ। मैंने अभी 6 मंथ लिख लिया। अच्छा 30 जून को 30 जून को कितने शेयर हो गए सर, 50 ऑलरेडी थे, उसमें से 15 और इशू कर दिए, तो 50 और 15 हो गए 65,000। और अगला चेंज कब आया, आपको इस डेट से ये चेक करना है कि एज इट इज़ कौन सी डेट तक रहे। जैसे मैंने क्या किया, शुरुआत में 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीने लिए। अब मैं 30 जून से सितंबर तक लूँगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ 3 महीने तक वो एज इट इज़ रहे। अच्छा 30 सितंबर को कितने हो गए, तो यहाँ मैंने लिखा 30 सितंबर। तो 65 में से 5,000 मैंने बायबैक कर लिए, तो माइनस कर दिया, तो कितने हो गए 60,000। अब मुझे देखना है कि क्या मैंने कोई आगे इशू किया है। सर आगे इस साल और कुछ भी इशू नहीं किया। इसका मतलब मेरा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक एज इट इज़ मेरे 60,000 शेयर आउटस्टैंडिंग रहे। तो जून से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने।
सो गाइस इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप देखिए 6 और 3 9 और 3 12 नीचे टोटल अगर मैं लगाऊं तो 12 मंथ, क्योंकि साल में केवल 12 मंथ होते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो मंथ दिए ना इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 इंटू 50,000 ये हो गया आपका 3 लाख। इधर 3 मंथ है तो 65,000 इंटू 3 मंथ इसको कर लिया, और इधर 60,000 इंटू 3। तो इन सब का हम क्या लगा देंगे एक एंड में टोटल, ये सब का हमने क्या कर दिया यहाँ पे, तो 6,75,000। और एंड में बिकॉज ये 6 मंथ 3 मंथ है तो एंड में आपने इस टोटल को क्या करना है 12 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो आया है 56,250 यही आपके वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर है। सर हमने हम यहाँ देखिए हर साल 6/12 कर सकते थे, क्योंकि 6 महीने हैं तो 6/12 कर सकते थे, या 3 महीने तो 3/12 कर सकते थे। लेकिन हमने क्या करा, एंड में मल्टीप्लाई करके एंड में ही इकट्ठा, ये देखिए मैंने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पे किया है 6,75,000 मल्टीप्लाई 1/12, तो उससे आया मेरा, यही मेरे क्या है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। अब इस वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर को मैं अगर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में अर्निंग ली थी 5 लाख, तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल हो गई मेरी 5 लाख, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर कितने आए थे, वो आए थे 56,250। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ 56। सो देखिए मैंने यहाँ पर 5 लाख डिवाइडेड बाई, तो ये मैंने अर्निंग पर शेयर, ये क्या बताता है कि आप एक शेयर पर 8.89 पैसे का प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपके पास उस कंपनी के 1,000 शेयर हैं, मतलब आपके शेयर पर आपको इनकम कितनी हुई 8890। तो अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते समय डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो आने वाले समय में मैं आपको एक किसी कंपनी की बैलेंस शीट, एनुअल बैलेंस शीट, जैसे रिलायंस है या कोई इंटरनेशनल कंपनी अमेजोन है, इनकी एक एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके इनका अर्निंग पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट किया है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डिप्लोमा इन आईएफआरएस एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ आपको गाइस न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंडिविजुअल स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए, इसलिए पूरे फंडामेंटल्स को पहले क्लियर किया जाएगा। आपको ऐसे छोटे छोटे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सॉल्व कराए जाएंगे, तभी जाकर आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। सो अगर आप आईएफआरएस पास करना चाहते हैं और एसीसीए का, सो यू नीड प्रोफेशनल गाइडेंस, और प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ साथ आपको चीज़ों में न्यूमेरिकल कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम केवल थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, आपको सारे न्यूमेरिकल क्लास में कवर कराएंगे, जिससे कि आप एसीसीए के प्रोफेशन को क्या कर सके, पास कर सके। तो ये एक छोटा सा डेमो लेक्चर कह लीजिए या बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए। सो गाइस आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, और फिर आप हमारी क्लासेस में डेमो ले सकते हैं। और हमारा ये कमिटमेंट है कि एक बार अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, सो 100% अश्योर है कि आपका डिप्लोमा इन आईएफआरएस 100% पास होंगे। उसका सिंपल रीज़न, क्योंकि तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, और सारे पास्ट लाइब्रेरी के क्वेश्चंस को क्लास में ही हम लोग क्या करते हैं, एसीसीए की लाइब्रेरी से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।